CSS में करनी है डिजाइन। तो पहली एक्सरसाइज तो आपके लिए ये है। वॉइस नहीं आ रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? आ रही है? वेरी गुड। तो पहली चीज तो आपको ये बनानी है, ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, दुख भरा हमारे लिए, जिसमें हम हार गए थे, ये उसकी पॉइंट्स टेबल है। आपको इस पॉइंट्स टेबल को जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसा शेप देना है। सब कुछ आपने पढ़ लिया जो जो इसके अंदर लगने वाला है, ठीक है। दूसरा, इससे थोड़ा सा डिफरेंट चैलेंज है जिसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और वो इसी टेबल को आप ऐसे भी दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में दो कलर मिक्स होते हुए दिख रहे हैं, इसको CSS में नाम मिलता है ग्रेडियंट्स। तो आज आपके लिए एक पहली बार एक्सप्लोर करने का होमवर्क है। पता करिएगा ये ग्रेडियंट्स कैसे चलते हैं और ये कैसे आपके पेज के अंदर यूज करे जाते हैं। ग्रेडियंट CSS की वो टेक्निक है जो मल्टीपल कलर्स को मिक्स करके आपके लिए एक शेड या कलर करेगी जनरेट। तो नोटिस करिएगा दोनों टेबल का कंटेंट बिल्कुल सेम है, बस पहली वाली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर प्लेन येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन है, दूसरी वाली के अंदर मैंने कुछ ग्रेडियंट यूज करा है। तो आपका चैलेंज ये है, आप इस ग्रेडियंट के थ्रू इस टेबल को जनरेट करेंगे। इसमें प्योर CSS लगी है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जो ग्रुप 1 है वो अपने आप में एक डिव है जिसपे यूज करा हुआ है बॉर्डर रेडियस, राइट। उसके नीचे आपको एक टेबल मिलेगी जिसमें कुछ ऐसा करा है कि फर्स्ट रो रेड कलर में आ रही है, सेकंड थर्ड पर्पल में आ रही है, बाकी सारी ग्रेइश आ रही है। ऐसा ही कुछ नीचे करा गया है। तो इसके स्क्रीनशॉट्स आपसे शेयर हो जाएंगे और अब आपको ऐसा आउटपुट जनरेट करना है ना। अब आप कमर कस लीजिए, वापस आपके प्रैक्टिकल भी स्टार्ट होने वाले हैं, 1-2 दिन में डेट्स आ जाएंगी। तब तक ये वार्म अप एक्सरसाइज है जो आपने अभी तक पढ़ा है CSS में, ऑलमोस्ट सब कुछ इस एक एक्सरसाइज के अंदर यूज हो जाएगा। और ये क्या है, T20 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल, इस पे लगाया हुआ है गूगल फॉन्ट्स। ऐसा फॉन्ट बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के पास नहीं होता, ठीक है। तो ये करना है आपको। अब अपन आगे बढ़ते हैं CSS में थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ। डालिए आज का पहला टाइटल, यूजिंग ओवरफ्लो प्रॉपर्टी इन CSS। जी, वो जो टेबल है वो टेबल टैग से बनाई गई है और उस टेबल टैग पे लगाया हुआ है बॉर्डर कोलैप्स, जिस कारण से आप देख रहे होंगे रो और कॉलम के बॉर्डर मर्ज होकर दिख रहे हैं। अदरवाइज CSS में क्या होता है, डबल बॉर्डर आपको नजर आते हैं, वो डबल बॉर्डर भी नहीं थे। तो आराम से ऑब्जर्व कीजिएगा, 10 मिनट दीजिएगा पहले ये पहचानने में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और कौन कौन से कंपोनेंट्स एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद करिएगा उसको कन्वर्ट। चलिए अब बात करते हैं अपन ओवरफ्लो के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरफ्लो की जरूरत हमें क्यों और कहां पड़ती है। छोटा सा एक सवाल है आपके लिए, ये जो आपके सामने डिव दिख रहा है इसके ऊपर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, समझा पाएंगे आप जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है? वेरी गुड। डिव की विड्थ मैंने सेट करी हुई है 300 पिक्सल, ना करता तो वो पूरी रो जितना होता। डिव की हाइट मैंने करी हुई है 200 पिक्सल, ना करता तो कंटेंट के अनुसार होता। उसके बाद मैंने कुछ बॉर्डर दिया है, कुछ मैंने चारों तरफ पैडिंग दी है, और उसके बाद कुछ दिया है मैंने बैकग्राउंड। ये प्रॉपर्टी पड़ी नहीं है तो मैंने इसको भी कर दिया है कमेंट आउट। क्या आप मुझे एक रफ आइडिया देंगे इस पेज को रन करने पर आउटपुट कैसा दिखेगा? मतलब मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछूं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो मैंने टेक्स्ट दिया है वो 300 बाय 200 के अंदर एडजस्ट हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। कारण, जब आपने बोल दिया है कि मेरे को हाइट 200 पिक्सल्स की चाहिए, तो जो टेक्स्ट ओवरफ्लो होगा उसके अनुसार डिव अपनी हाइट को इंक्रीज नहीं करेगा। डिव हाइट इंक्रीज कब करता है? जब आप उसको नहीं बोलते हैं कि हाइट इतनी लो, तब वो कंटेंट के अनुसार चलता है। आपने बोल दिया तो अब हाइट फिक्स हो जाएगी विद 200 पिक्सल। और आप देखिएगा ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसकी हाइट इतनी है कि 200 पिक्सल्स को वर्टिकली कर जाएगा क्रॉस। तो क्या लग रहा है आपको, डेटा वर्टिकली डिव के बाहर निकलेगा कि हॉरिजॉन्टली डिव के बाहर निकलेगा? हॉरिजॉन्टली नहीं निकलेगा, ये डेटा आ जाएगा 300 पिक्सल के अंदर। बोलो 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 बोलो, आ जाएगा। ये 300 पिक्सल में आ नहीं जाएगा क्योंकि डिव है और आपने बोला रहा है 300 पिक्सल की विड्थ करो, तो अपने आप न्यू लाइन आ जाएगी। किसके बाद? कितनी लाइन के बाद? एक लाइन के बाद न्यू लाइन आएगी। एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स के बाद? तो आपका जवाब होगा सर इतने कैरेक्टर्स के बाद कि 20 पिक्सल की पैडिंग बच जाए। नहीं समझ आया? मैंने क्या बोला है? मैंने ये भी बोला है ब्राउजर को कि 20 पिक्सल छोड़ना भी है। तो ब्राउजर जब पहली लाइन लिखेगा और वो लिखेगा कि
जो विड्थ आ रही है 20 पिक्सल उसको क्रॉस कर रहा है, बस उतने में वो दे देगा मेरे को एक न्यू लाइन। कहने का मतलब हॉरिजॉन्टली आपका डिव टेक्स्ट को ओवरफ्लो नहीं होने देगा, लेकिन वर्टिकली आपका टेक्स्ट हो जाएगा ओवरफ्लो। ठीक है, अब देखिए बाय डिफॉल्ट सीएसएस क्या करती है जब टेक्स्ट ओवरफ्लो होने लगता है, ये करती है, टेक्स्ट अपने आप ओवरफ्लो होता रहता है, सीएसएस को उसकी कोई परवाह नहीं होती। एज अ डेवलपर आप कभी नहीं चाहेंगे कि यूजर के सामने ऐसा आउटपुट आए। तो अगर इस बिहेवियर को कंट्रोल करना है, किस बिहेवियर को, ओवरफ्लो बिहेवियर को, तो प्रॉपर्टी का नाम भी है ओवरफ्लो। करेक्ट। तो ओवरफ्लो से क्या कंट्रोल होता है, अगर डिव की हाइट x है और हमारा डेटा x प्लस जा रहा है, तो फिर हमें क्या करना है, ये हम सीएसएस को बताते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवरफ्लो, और ना बताएं तो डेटा ओवरफ्लो होता रहता है। ठीक है, अब ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की 4 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, मैं आपके सामने चारों रख रहा हूं, उनकी थ्योरी भी आपके सामने होगी, आपको बस बुद्धि लगानी है, अपने सीएसएस के कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं और मुझे बताना है क्या लग रहा है आपको, कौन सी वैल्यू करती क्या होगी। फिर मैं आपको इसके की फीचर्स लिखवाता हूं, फिर आप कोड उतारना। ये है ओवरफ्लो की 4 पॉसिबल वैल्यूज। सबसे पहले बताइए डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है। शाबाश, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी होती है विजिबल। हिंदी में समझाइए, विजिबल मतलब जो ओवरफ्लो हो रहा है होने दो उससे, यूजर के सामने उसको ओवरफ्लो होता हुआ दिखाओ। ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है विच इज विजिबल। क्या लगता है हिडन करने से क्या होगा, जो डेटा ओवरफ्लो हो रहा होगा वो क्लिप हो जाएगा। क्लिप हो जाएगा मतलब डिलीट हो जाएगा। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो यूजर का एड्रेस है या कोई और कमेंट्स वगैरह हैं आपकी वेबसाइट के बारे में, तो आधे ही कमेंट पहुंचेंगे डेटाबेस में, आधे हो जाएंगे क्लिप। तो हिडन वो वैल्यू है जो शायद ही कभी आप यूज करें, क्योंकि ये डेटा को हटा ही देता है पेज से, एडजस्ट नहीं करता, हटा ही देता है। तो पहले हिडन का प्रैक्टिकल देखते हैं। तो अगर मैंने ब्राउजर को बोला इस डिव का टेक्स्ट अगर ओवरफ्लो हो रहा है, तो मैं चाहता हूं तुम इसको हिडन कर दो। नाउ सी हाउ द पेज विल बिहेव। जो डेटा था वो क्लिप हो गया। करेक्ट। नाउ प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वैल्यूज। थर्ड वन इज, पढ़ने को थोड़ी बोल रहा हूं, पढ़ना तो मेरे को भी आता है। थर्ड वन इज स्क्रॉल, फोर्थ वन इज ऑटो। दोनों में फर्क क्या, पढ़ लो आप, फिर मैं आपसे बात करता हूं। पढ़ लो पहले 2 मिनट। ओवरफ्लो की तीसरी पॉसिबल वैल्यू है स्क्रॉल, चौथी पॉसिबल वैल्यू है ऑटो। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है, इन दोनों में से किससे डेटा की क्लिपिंग बचेगी। तो जवाब है दोनों से डेटा की क्लिपिंग बचेगी। इन दोनों में से किसके कारण स्क्रॉल बार आएगा, स्क्रॉल के कारण के ऑटो के कारण, दोनों के कारण आएगा। आप पढ़ ही नहीं रहे थ्योरी, दोनों के कारण स्क्रॉल बार आएगा। लेकिन फर्क क्या है फिर, फर्क वेरी गुड, ऑटो में, वेरी गुड, ऑटो कहता है मैं स्क्रॉल बार तब लाऊंगा जब डेटा ओवरफ्लो होगा, नहीं होगा तो स्क्रॉल बार नहीं आएंगे। स्क्रॉल कहता है ओवरफ्लो हो या ना हो, स्क्रॉल बार हमेशा आते रहेंगे। प्रैक्टिकल देखिए, डिफरेंस समझ में आएगा। डेटा डिलीट ना होकर स्क्रॉल हो जाएगा, यस अभिषेक, वो तो दोनों में होगा। स्क्रॉल और ऑटो दोनों में डेटा डिलीट ना होकर स्क्रॉल हो जाएगा। फर्क यह है, स्क्रॉल में स्क्रॉल बार हमेशा आते रहेंगे, चाहे डेटा ओवरफ्लो हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। ऑटो कहता है वो स्क्रॉल बार तभी लाएगा जब डेटा ओवरफ्लो होगा, नहीं होगा तो डिफिट स्क्रॉल बार नहीं दिखेंगे। देखिए ध्यान से इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर करता हूं स्क्रॉल। ठीक है, डेटा ओवरफ्लो हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये इसका आउटपुट है। करेक्ट। फिर मैं यहां पे करता हूं ऑटो, डेटा ओवरफ्लो हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये इसका आउटपुट है। कोई फर्क, कोई फर्क नहीं। क्या फर्क, हाँ नीचे वाला छोड़ दी ना, उसकी तो जरूरत भी नहीं है ना। लेकिन आप वर्टिकल स्क्रॉल नोटिस करिए, दोनों में आ रहा है, बट फर्क आपको अब दिखेगा। अब मैंने क्या करा, ये टेक्स्ट हटा दिया। अब जो मेरा टेक्स्ट है डिव के अंदर वो इतना नहीं है कि ये ओवरफ्लो हो। वैल्यू क्या सेट है, ऑटो, स्क्रॉल बार गायब हो गए। राइट, उस ऑटो को जाकर कर दीजिए स्क्रॉल, स्क्रॉल बार अपने आप आ जाएंगे। राइट, इसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ते हुए बनाएंगे म्यूजिक प्लेयर। यूजर यहां ऐड करेगा अपने फेवरेट सॉन्ग्स,
वो फेवरेट सॉन्ग हाइट ऑफ द डिफ से ज्यादा होंगे, तो हम चाहेंगे राइट साइड पे आ जाए एक स्क्रॉल बार जो उसको गानों को स्क्रॉल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। लिखो फटाफट। हाँ जी, हाँ वो हट गई थी, हिडन बॉटम पैडिंग को रिस्पेक्ट नहीं देगा। लिखिए फटाफट। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, फर्स्ट पॉइंट, बाय डिफॉल्ट if the data by default if the data in a div scrolls, not scroll, sorry, don't use the word scroll, overflows vertically, by default if the data inside a div overflows vertically, क्या करता है ब्राउजर? कुछ नहीं करता है, उसे ओवरफ्लो होने देता है। ब्राउजर टेक्स नो एक्शंस, browser takes no actions and the data appears to the user and the data appears to the user as falling out of the div. Data appears to the user as falling out of the div. Data appears to the user as falling out of the div. Second point, this destroys the look and feel of the page. This destroys the look and feel of the page. Full stop. Third point, in such cases, to handle this situation, in such cases, to handle this situation, in such cases, to handle this situation, CSS provides us क्या नाम है प्रॉपर्टी का? ओवरफ्लो. A property called overflow. CSS provides us a property called overflow. कितनी possible values हैं? 4. Which has 4 possible values. Which has 4 possible values. अब ABCD करके लिखो, तो मैं एक एक के बारे में लिखवा दूं. नंबर 1, visible. लिखो visible के सामने. It is the default value and does nothing with overflown data. It is the default value and does nothing with overflown data. डेटा बाहर निकल रहा है तो निकलता रहे, div कुछ नहीं करेगा. It is the default value and does nothing with overflown data. दूसरा, hidden. The overflown data is clipped. Clipped मतलब truncated, deleted. The overflown data is clipped. Clipped मतलब truncated, deleted. तीसरा, scroll. तीसरा, scroll. The overflowing data is clipped just like hidden. जो डेटा एक्स्ट्रा है वो हिडन की तरह दिखना बंद हो जाता है, लेकिन स्क्रोल बार आ जाते हैं और आप स्क्रोल करके उसको देख सकते हैं. The overflown data is clipped just like hidden, but it provides scrolling mechanism to view that data. But it provides scrolling mechanism to view that data. Last, auto. Same as scroll, but scroll bar becomes visible
scroll bar becomes visible only when data actually overflows. Same as scroll, but the scroll bar becomes visible only when data actually overflows. Only when data actually overflows. Example. उतारिए। सी मोड जावास्क्रिप्ट से लाएंगे आप, 3 डॉट आएंगे, क्लिक करेंगे तो हाइट बढ़ेगी, वो डायनेमिकली हाइट चेंज करते हैं अपन। सर फिर अपन को हिडन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन तब पड़ेगी ना आपको हिडन की जरूरत। मान लीजिए आप एक एसएमएस वाली वेबसाइट बना रहे हैं, एसएमएस वाली वेबसाइट में 200 कैरेक्टर का ही एसएमएस जाएगा, तो हम चाहेंगे ना 200 कैरेक्टर से ऊपर जो कैरेक्टर है वो ड्रॉप हो जाए। डिव और स्पैन में पैडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, जो लास्ट लेक्चर में सवाल था वो आज सॉल्व होगा, डोंट वरी। चलें आगे, डन। चलो आगे, चलो अब अगला चैलेंज सुनिए। जितनी आपने सर वाई इट ओवरफ्लोड वर्टिकली बट नॉट हॉरिजॉन्टली, क्योंकि दीक्षा हॉरिजॉन्टली आपने जो विड्थ दी है उस पे आने पर अपने आप न्यू लाइन आ जाती है ना, वर्टिकल कोई न्यू लाइन नहीं होती ना, हॉरिजॉन्टल न्यू लाइन होती है। इसलिए हॉरिजॉन्टली आपका डेटा अगर विड्थ को क्रॉस कर रहा है तो ब्राउजर नोटिस करिए ऑटोमेटिकली डेटा को शिफ्ट कर देना है नेक्स्ट रो पे, तो हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो होने का सवाल ही नहीं आता। सर डिफॉल्ट तो ऑटो होना चाहिए। हाँ अंशुल तुम डालो कमेंट W3C वालों को कि डिफॉल्ट तो ऑटो होना चाहिए। उन्होंने डिफॉल्ट रखा हुआ है विजिबल, अपन को ऐसा लग रहा है कि डिफॉल्ट ऑटो होना चाहिए, बट उनका ये मानना है जरूरी नहीं है कि हर ओवरफ्लो डेटा आप दिखाना चाहें। ठीक है, चलें आगे, डन हो गया, डन। चलिए अब अगला पॉइंट सुनिए ध्यान से। अब अगला पॉइंट ये है, जो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है वो ये है कि मैं चाहता हूं मैं एक वेब पेज बनाऊं जो कुछ ऐसा आउटपुट दे। आप बताइएगा जितनी आपको सीएसएस आती है हो पाएगा कि नहीं। मैं चाहता हूं बिल्कुल जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे होता है वैसा हो, यहां पर प्रोडक्ट की इमेज आए और यहां पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आए। क्या दिखाना है? इमेज पैरा हॉरिजॉन्टली दिखाना है, दैट इज अ चैलेंज। तो कुछ करे बिना क्या ये नहीं आएगा ऐसा, मतलब खाली इमेज और पैरा ले लूं तो ऐसे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पैरा एक तो ब्लॉक है, दूसरा आपको याद होगा इसके बाद आप कुछ भी लिखते हैं तो वो नीचे की तरफ हो जाता है अलाइन, राइट। देखिए इस चीज को प्रैक्टिकली, ये कैसे होगा, यही हमारा अगला टॉपिक है सीएसएस में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हैव अ लुक एट द वेरी फर्स्ट एग्जांपल और बताइए ये कोड क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसको मैं कमेंट कर रहा हूं क्योंकि ये नया टॉपिक है, बाकी आप देखो ध्यान से, ये समझ में आ रहा है। हाँ कुछ गूगल फॉन्ट लगाए हमने, ये पैराग्राफ की फॉन्ट साइज डिफॉल्ट से 50% ज्यादा। डिफॉल्ट कितनी होती है? 16, हमारे लिए होगी 24। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। हाँ आ रहा है। एक इमेज है, ठीक है, मेरी इमेज है, मेरे बारे में कुछ टेक्स्ट है, करेक्ट। रन करते हैं पेज पे, देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। कैसा आ रहा है? इमेज आ रही है और टेक्स्ट इमेज के नीचे की तरफ जा रहा है।
जबकि आप नोटिस करिए, अगर ये हम लोग की वेबसाइट होती है और इसमें मेरे बारे में कुछ होता है, या कहीं भी आप जाएंगे वेबसाइट्स पे, अगर आप पर्सन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे पिक होती है, और अगर पिक राइट पे है तो टेक्स्ट लेफ्ट पे आता है, पिक लेफ्ट पे है तो टेक्स्ट राइट पे जाता है, जो बाय डिफॉल्ट नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं ये टेक्स्ट इस इमेज के बिल्कुल राइट पे अलाइन होकर आ जाए। तो सीएसएस हम लोगों को एक एट्रीब्यूट देती है जिसका नाम होता है फ्लोट, राइट। फ्लोट एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी ये कहती है कि इमेज को बिल्कुल ही पेज के कोने पे रख दिया जाएगा। कोने दो होते हैं, या तो इधर, ये कौन सा है, लेफ्ट, और या उधर, वो है राइट। और जो बाकी की जगह बचेगी उस पे इमेज के बाद वाले टेक्स्ट को अलाइन कर दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेट करनी है आईएनजी टैग पे, विच इज फ्लोट कोलन लेफ्ट। इतना करके जैसे ही पेज रन करेंगे आप, यू विल गेट टू सी दिस आउटपुट। हालांकि थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो ये लगता है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा गैप आता और ये पूरा अलाइन हो जाता, क्या करूं? यस, किसका क्या मार्जिन दे दूं? इमेज को बोलूं, पैराग्राफ को बोलो मुझसे दूर रहो, लिख, मेरे ऊपर मत चढ़ो, दूर रहो। तो इमेज पैराग्राफ को थोड़ा सा 20-22 पिक्सल के गैप पे रख देगी। चारों तरफ देना है मार्जिन ना, सिर्फ इमेज के राइट पे देना है। अगला एग्जांपल लिखिए, इज इट लुकिंग मच बेटर? दिस वन, चेक करिए। और अगर आपको लग रहा है ये ऐसे क्यों जा रहा है, तो आपने पैराग्राफ की विड्थ हाइट नहीं दी है, दे दीजिए, लगा दीजिए पैराग्राफ पे ओवरफ्लो। क्लियर? एक तो फ्लोट का ये यूज होता है, क्या यूज होता है? इमेज और टेक्स्ट को अलाइन करवाना, या तो इमेज इधर, टेक्स्ट राइट पे, और अगर मैं इमेज को कर देता फ्लोट लेफ्ट की जगह फ्लोट राइट, तो आउटपुट कुछ ऐसा आने वाला है। क्लियर? या तो इमेज उधर चली जाएगी या इमेज इधर आ जाएगी। एक काम तो ये होता है फ्लोट का। दूसरा काम, सीधा आउटपुट दिखाता हूं। इस पेज का आउटपुट बताइए क्या होगा? दो डिव आएंगे, करेक्ट। पहला डिव 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल का होगा, यानी स्क्वायर शेप। उस डिव का मार्जिन 10 पिक्सल का होगा। उस डिव के अंदर कलर, कौन सा कलर? फॉन्ट का कलर व्हाइट होगा और फॉन्ट बोल्ड होगा। सेम प्रॉपर्टी दूसरे डिव पे भी लगेगी, बट दोनों पे एक एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगेगी, और वो इनका बैकग्राउंड कलर। अब आप अगर सीएसएस के लेक्चर्स मिस नहीं कर चुके हैं तो मुझे बताएं, विड्थ 200 पिक्सल करने से इनलाइन बन जाएगा? नहीं, उसकी विड्थ कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन अभी भी दोनों डिव हॉरिजॉन्टल नहीं आएंगे, बिल्कुल वर्टिकल। और जब आप शॉपिंग वेबसाइट्स बनाएंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाएंगे, तो आपकी ये सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट होगी कि आपके वेब पेज पे जो प्रोडक्ट्स आए वो कुछ ऐसे शेप में आए। यूडेमी पे देखा है कभी आपने कोर्सेस कैसे आते हैं? नहीं ध्यान दिया कभी? देखो, लेट्स विजिट यूडेमी। मैं इनकी बात कर रहा हूं, दे आर नथिंग बट डिव्स। बट आप नोटिस करिए, आर दे अपीयरिंग हॉरिजॉन्टली? ये हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं। तो ये कैसे आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल? क्या करा गया है? जवाब है, इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं फ्लोट। हालांकि फ्लोट बहुत पुराना सॉल्यूशन है, आज की डेट में इस प्रॉब्लम के कई नए सॉल्यूशंस हैं। इसका सबसे लेटेस्ट सॉल्यूशन जो आप बूटस्ट्रैप में पढ़ेंगे उसका नाम है फ्लेक्स बॉक्स। इसी प्रॉब्लम को दूर करता है फ्लेक्स बॉक्स। इसी का तीसरा सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे यूजिंग डिस्प्ले, जो आप अभी सीखेंगे आज नहीं तो कल। और इसी का चौथा सॉल्यूशन है यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछे डिव्स को हॉरिजॉन्टल लाना है कितने तरीके हैं, तो बोल के आना 4 तरीके हैं। सबसे पुराना तरीका है फ्लोट। दूसरा तरीका है डिव को बोलो तुम ब्लॉक की जगह इनलाइन हो जाओ, तो वो करेंगे वाया डिस्प्ले। तीसरा मॉडर्न तरीका है यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। चौथा और मॉडर्न तरीका है यूजिंग बूटस्ट्रैप। ये सब एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अभी दिखने लग गई?
स्क्रीन दिख रही है बाकी लोगों को? इज इट विजिबल? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं जो समझा रहा था वो समझा आपने? फ्लोट का दूसरा काम है आपके वेब पेज पे डिव्स को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाना। वो कैसे लाएगा वो अभी देखते हैं। पहले फ्लोट की पहली प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर लें कि फ्लोट का पहला काम है इमेज और सराउंडिंग टेक्स्ट को ऐसे रखना कि इमेज एक एड में चली जाए और बाकी सराउंडिंग टेक्स्ट इमेज को करने लगे सराउंड। लिखिए द फ्लोट प्रॉपर्टी। नंबर 1 पॉइंट्स में लिखिएगा। नंबर 1, फ्लोट इज CSS positioning property. Float is CSS positioning property. पहला। दूसरा क्या करती है? या तो जिस पे लगेगी उसको धकेल देगी लेफ्ट की तरफ, या पुश कर देगी राइट की तरफ। कोई सेंटर नहीं होता इसमें। इस पे दो ही वैल्यूज हैं, इधर लेफ्ट और राइट। नंबर 2, द फ्लोट प्रॉपर्टी पुशेज द एलिमेंट either towards extreme left. The float property pushes the element either towards extreme left or towards extreme right. अब आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, वो डायग्राम उतारिए, उससे फ्लोट समझना बहुत आसान हो जाएगा। उतार लीजिए। किस पे लगी है फ्लोट? ये जो डब्बे दिख रहे हैं रेक्टेंगल, इस पे। और ये डब्बे कौन है? इमेजेस। जो बाहर दिख रहा है वो टेक्स्ट है। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए अपनी कॉपी में। स्क्वायर में दिखा दीजिए इमेज, लाइन एक खींच के दिखा दीजिए पैरा। ये ऊपर है वो इमेज को फ्लोट लेफ्ट करा है, जो नीचे है वो इमेज को फ्लोट राइट करा है। जनरली जब आप प्रोडक्ट पेजेस बनाएंगे अपने एप्लीकेशंस में, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। हो गया? थर्ड पॉइंट, ऐसे बुक्स के अंदर आता है, बुक्स के अंदर ये आता है, तो इसको बोलते हैं प्रिंट लेआउट। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं प्रिंट लेआउट। तो हम एक वेब लेआउट ऐसा बना रहे हैं जो दिखने में बिल्कुल प्रिंट लेआउट जैसा है। लिखिए, वी यूज फ्लोट्स। सर फ्लोट को पैरा पे नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं चंदन, तो पैरा एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला जाएगा। बट हमें पैरा को तो सराउंडिंग टेक्स्ट बनाना है ना, इमेज को रखना है ना एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट पे। लिखिए, वी यूज फ्लोट टू प्लेस इमेज और एनी अदर एलिमेंट। We use float to place image or any other element on the extreme edge, on the extreme edge, so that other elements, so that other elements can wrap, so that other elements can wrap around it, so that other elements can wrap around it. पहला एग्जांपल फ्लोट का लीजिए।
हाँ तो डिस्प्ले तक अभी पहुंचे नहीं ना प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे भी कर सकते हैं अपन। और फिर इमेज को पैरा में क्यों रख रहे हो? अगर इमेज ही रखनी है तो डिव में रखो। हो गया। अगला टाइटल डालिए, यूजिंग फ्लोट विद मार्जिन। यूजिंग फ्लोट विद मार्जिन। फ्लोट के साथ मार्जिन लगाना। ठीक है, थ्योरी आपको मैं समझा ही चुका हूं, सीधे एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गया फ्लोट के साथ मार्जिन लगाना। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ इमेज की प्रॉपर्टीज बदली है, तो बस उतना ही उतारिएगा, बाकी पेज में कोई चेंज नहीं है। यूजिंग फ्लोट विद मार्जिन। हो गया, चलो आगे, डन। नेक्स्ट टाइटल डालिए, प्लेसिंग डिव्स साइड बाय साइड। प्लेसिंग डिव्स साइड बाय साइड। डिव्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज करना। प्लेसिंग डिव्स साइड बाय साइड। देखो फर्स्ट पॉइंट, बाय डिफॉल्ट डिव कैसे आते हैं? वर्टिकल। पूरा रो जितना जाते हैं वो तो अलग है, लेकिन क्योंकि डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, हर अगला डिव स्टार्ट होगा एक न्यू लाइन से, तो 4 डिव तो दिखेंगी 4 रोज। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, बाय डिफॉल्ट divs are displayed on top of each other. By default divs are displayed on top of each other. However, we can display them horizontally, that is next to each other. कितने तरीके? 4, in 4 ways. पहला, using float. However, we can display them horizontally, that is next to each other, in 4 ways. पहला, using float. दूसरा, using display. तीसरा, using flexbox, ये आप बूटस्ट्रैप में पढ़ेंगे। चौथा, using bootstrap. अभी अपन इस तरीके को ले रहे हैं। However, we
can display them horizontally, that is next to each other, in 4 ways. पहला using float, दूसरा using display, तीसरा using flexbox, चौथा using bootstrap. हटाऊं, लिख लिया? तो अब सीधे प्रैक्टिकल पे आते हैं. बिना फ्लोट के आप मुझे बताइए जितना आउटपुट आ रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? सिंपल है. दोनों डिव्स, जल्दी जल्दी फटाफट, दोनों डिव्स की हाइट और विड्थ 200 बाई 200 है. दोनों डिव्स का कलर व्हाइट है, चेक करते चलिए. दोनों डिव्स का टेक्स्ट कलर व्हाइट है, राइट. दोनों ही डिव्स के लिए फॉन्ट बोल्ड है. एक का बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन है, एक का बैकग्राउंड कलर लाइम ग्रीन है. बट मैं इनको ऐसे नहीं लाना चाहता, मैं चाहता हूं ये हॉरिजॉन्टल आए. ओके. इस तरीके का बिहेवियर लाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज सेट करनी है और आपको बोल देना है दोनों डिव्स को फ्लोट लेफ्ट कर दो. यानी अब आप क्या बोल रहे हैं ब्राउजर से, ये डिव जिसके अंदर आ रहे हैं, ये डिव किसके अंदर आ रहे हैं? तो जवाब है जी बॉडी के अंदर आ रहे हैं. इन्हें अपने कंटेनर के एक्सट्रीम लेफ्ट से अरेंज करना स्टार्ट करो. तो पहला डिव चला जाएगा बॉडी के एक्सट्रीम लेफ्ट पे, अगला डिव उसके राइट पे, तीसरा होता तो इसके राइट पे, चौथा होता तो इसके राइट पे, तब तक जब तक पूरी रो फिल ना हो जाए, अगला फिर नीचे आ जाता है. तो अब इतना सा चेंज करने के बाद दिस इज दी चेंज इन बिहेवियर, जो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स में दिखेगा, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट या बहुत सारी ई कॉमर्स, यूडेमी, हमारी वेबसाइट पे भी दिखा होगा. हम लोगों ने अचीव करा था यूजिंग टेबल. जो सही तरीका है वो ये यूजिंग डिव्स. यूट्यूब पे दिखता होगा, बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे दिखते हैं एक पेज पे. इन सब के लिए कॉमन लेआउट होता है. बस करने के तरीके 4 हैं. ये ओरिजिनल तरीका है यूजिंग फ्लोट. ठीक है, उतारिए फटाफट. इसमें थ्योरी तो हो गई है, सीधे एग्जाम्पल पे आ जाओ. एग्जाम्पल पूरा ही उतारो आप, क्योंकि सभी काम का है आपके. स्टाइलिंग भले ही आप छोड़ दें, अपने मन से कुछ भी दे दीजिएगा, मेन है फ्लोट लेफ्ट. ये आपके पेज का आउटपुट होगा. स्क्रॉल कर दूं, हटा दूं डायग्राम?
डन, चले आगे, हटा दूं, आप लोग का हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोटेड, स्क्रॉल करूं? सीएसएस हो गई, एचटीएमएल भी हो गई, दोनों हो गए, गुड। चलिए अगला पॉइंट, अब मैं चाहता हूं ये दोनों डिव्स पेज के राइट पे चले जाएं। क्या करूं? जल्दी जल्दी फटाफट, दोनों डिव पेज के राइट पे चले जाएं, ये आउटपुट चाहिए मुझे। क्या करूं? सेम कोड, बस जहां लिखा हुआ है फ्लोट लेफ्ट, डिव टैग में जाकर लिख दीजिए फ्लोट राइट, और मार्जिन तो कुछ है ही नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट आता ही है। और ये कैसे होगा? अभी तक आप फ्लोट डिव में डाल रहे थे, आप फ्लोट डिव से हटा दीजिए, वो डाल दीजिए आईडी वाले टैग में। नहीं, अगर आपने डिव में बोला तो दोनों पे कॉमन फ्लोट लगेगा, या तो दोनों लेफ्ट जाएंगे या तो दोनों राइट जाएंगे। एक को लेफ्ट ले जाना है, एक को ले जाना है राइट, तो आप डिव में से फ्लोट हटा दीजिए। वो जो आईडी के लिए रूल सेट बनाया है, एक के लिए लिख दीजिए फ्लोट लेफ्ट, एक के लिए लिख दीजिए फ्लोट राइट। सेंटर कुछ नहीं होता है, बता चुका हूं, दो ही होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ये रहा इस कोड के लिए सॉल्यूशन। नोटिस करिएगा, डिव में से फ्लोट हट गया है, फ्लोट चल गया है आईडी वालों के साथ, फ्लोट लेफ्ट फॉर डी1 एंड फ्लोट राइट फॉर डी2। तो बस इतना उतारिए, टाइटल डालिए सेटिंग डिफरेंट फ्लोट्स फॉर बोथ डिव्स, सेटिंग डिफरेंट फ्लोट्स फॉर बोथ डिव्स। सब कुछ उतारने मत बैठ जाइएगा, सिर्फ इतना पार्ट उतारिए जो मैं शेड कर रहा हूं, जो नया है। सेटिंग डिफरेंट फ्लोट्स फॉर बोथ द डिव्स। Only this much section, setting different floats for both the divs. कंप्लीट। अब आपके लिए नेक्स्ट असाइनमेंट, पढ़ाऊं? दो टेबल के हो गए, अब एक आपको मालूम ये पेज बनाना है। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, सब आपको सोचना है। सब पढ़ लिया आपने जो इस पेज को बनाने में चाहिए, और मुझे ये इफेक्ट भी चाहिए, आ जाएगा। और ये इमेजेस सर्कुलर नहीं है, इनको सर्कुलर करा गया है, हो जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे आ जाएंगी हॉरिजॉन्टली, यस, वही लगेगा जो आपने अभी भी पढ़ा है, दैट इज फ्लोट। ठीक है, ये पेज चाहिए मुझे। फॉन्ट भी नोटिस करिएगा, सब में अलग अलग आ रहा है, ऊपर अलग फॉन्ट है, नीचे अलग फॉन्ट है, ऊपर लोगो है, सेंटर पे आ रहा है। अगर आप लेक्चर मिस नहीं कर रहे हैं तो आपने आज से 3 से 4 लेक्चर पहले ऊपर बैनर बनाना सीखा था, ये उस लेक्चर का बैनर है। और अभी अभी आपने फ्लोट से चीजों को हॉरिजॉन्टली करना सीखा है। तो अगला ये है, फोटो अपनी लगा दीजिएगा सब जगह। ठीक है, फोटो से मैटर नहीं करता, मैटर लेआउटिंग करती है, आप कैसी लाते हैं। हो जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हुआ आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब एक और, अब आपने जो सीएसएस पढ़ लिए उस बेसिस पर आपको अगला प्रोजेक्ट ये बनाना है। मैं आपको एक बहुत गंदा सा पेज दूंगा और एक बहुत सुंदर सा पेज दूंगा, उस गंदे वाले को सुंदर वाले में कन्वर्ट करके लाना है। पहले बहुत गंदा वाला पेज देख लीजिए, बीमारी भी बहुत गंदी, पेज भी बहुत गंदा। ये कोविड के बारे में एक वेब पेज है जो कोविड के बारे में डिटेल्स दे रहा है, राइट। और इस बंदे को कोई सीएसएस नहीं आती है, तो इसने लगातार एक के बाद एक के बाद एक
HTML के टैग्स लगा दिए, बहुत ही अजीब सा पेज लग रहा है। आपको CSS आती है, आपको ये पेज मैं दूंगा और आप इसको ऐसे बना के लाएंगे, मतलब आप इसको भेजेंगे ब्यूटी पार्लर में और आपका ब्यूटी पार्लर इस पेज को ऐसे कर देगा। दिस अगली लुकिंग पेज शुड बी कन्वर्टेड टू दिस ब्यूटीफुल पेज विद ऑल टाइप्स ऑफ CSS कोडिंग, बटन के राउंडेड एज कैसे आएंगे, बॉर्डर रेडियस, आपने बॉर्डर रेडियस लगाया था डिव पे, यहां वो लगा हुआ है बटन पे, ठीक है। बीच का टेक्स्ट हाईलाइट होना चाहिए, राइट। ये कभी का डेटा है, इंडिया में जब कोविड चल रहा था तब का डेटा है, इंडिया अलग दिखना चाहिए, बाकी सबका कलर अलग दिखना चाहिए, कुछ लाइट कुछ डार्क दिखने चाहिए, नैव बार आना चाहिए ऊपर विद विद होवर इफेक्ट, ये करना है आपको। कितनी एक्सरसाइज हो गई, 4। बहुत ऐश मौज कर ली ना आपने एग्जाम के दौरान, अब लग जाइए काम पे वापस। तो 2 टेबल्स हैं, एक नैव बार है, एक टीम SCA का पेज है। हाँ जी बोलो। हाँ प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, चिंता मत करो, ये तो करो पहले, यही होंगे प्रैक्टिकल में, पहले ये ट्राई करो। हाँ हाँ प्रैक्टिकल भी आने वाले हैं, चिंता मत करिए, दोनों जगह आने वाले हैं। 1-2 दिन में आपके ग्रुप में प्रैक्टिकल की टाइमिंग भी आ जाएगी। ये हो गया, चलूं आगे। चलिए अब आइए उस प्रॉपर्टी पे जिसको टूटा फूटा आप पढ़ चुके हैं, अब उसको जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। टाइटल डालिए यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, बल्कि आप तो 2 टाइटल डालिए, लिखिए यूजिंग विजिबिलिटी एंड डिस्प्ले। पहले विजिबिलिटी की बात करते हैं, फिर डिस्प्ले की बात करेंगे। टाइटल डालिए यूजिंग विजिबिलिटी एंड डिस्प्ले। एनी गेसेस, विजिबिलिटी और डिस्प्ले। विजिबिलिटी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो ये तय करती है एलिमेंट दिखेगा या हिडन रहेगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टी ये तय करती है एलिमेंट इनलाइन से ब्लॉक बन जाएगा या ब्लॉक से इनलाइन बन जाएगा, ये तो एक काम है ही। डिस्प्ले भी एलिमेंट को पेज से हटा देती है। अब सवाल आता है डिस्प्ले भी हटाती है और विजिबिलिटी भी हटाती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, मैं सिर्फ आपको दोनों का बिहेवियर दिखाऊंगा, यू हैव टू टेल मी डिफरेंस क्या है, और अगर आप इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे पाए तो मजा ही आ जाए। चैलेंज एक्सेप्टेड। डिस्प्ले और विजिबल ये 2 प्रॉपर्टीज हैं। विजिबल का काम है एलिमेंट को छुपाना या दिखाना, बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट दिखता है। डिस्प्ले भी कहती है उसका काम है एलिमेंट को पेज से हटा देना। डिस्प्ले के 2 काम है, एक तो काम है ब्लॉक को इनलाइन को ब्लॉक करना, वो हम कल पढ़ेंगे। एक काम और है डिस्प्ले का, और वो है एलिमेंट को पेज से हटा देना। मुझे आपसे पूछना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले एंड विजिबल जब दोनों ही एलिमेंट को हटा रहे हैं। आउटपुट देखकर पहचानिएगा। सबसे पहले विजिबल की बात करते हैं। नोटिस करिए कितने डिव, 3 डिव्स आ रहे हैं, H3 छोड़ दीजिएगा, 3 डिव आ रहे हैं, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3। अभी मैं सबको कमेंट आउट कर दे रहा हूं। CSS समझ आ रही है। क्या होगा कंटेनर 1 में, बॉर्डर आएगा, पैडिंग आएगी, 300 बाई 200 का डिव आएगा, बैकग्राउंड कुछ ग्रे सा आएगा, दूसरे वाले में बैकग्राउंड कुछ पिंक सा आएगा, साइज सेम है, तीसरे वाले में बैकग्राउंड कुछ ब्लू सा आएगा। फ्लोट लगी है, नहीं लगी है, तो सारे डिव्स वर्टिकल आएंगे। पहले आपने जो प्रिडिक्ट करा वैसा ही आ रहा है, सिंपल है। अब एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है विजिबिलिटी। क्या नाम होता है, विजिबिलिटी। ठीक है, इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। डिफॉल्ट वैल्यू होती है विजिबल, हम जो दे रहे हैं वो है हिडन। बिहेवियर देखना और बताना अगर आप समझ पाओ कुछ, और आपको चीजें आसानी से समझ में आए, इसके लिए पेज को साइड बाय साइड ओपन कर देते हैं। तो हमारा पेज हो गया, ओके, ये हमारा कोड हो गया। दोनों दिख रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कोड भी और आउटपुट भी, वेरी गुड। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सेकंड वाला डिव है कौन सा कलर, वो पिंक कलर वाला, उसके लिए विजिबिलिटी को हिडन कर देता हूं। सेव करूंगा, वहां इफेक्ट देखिएगा, यही होना भी चाहिए।
और यही काम डिस्प्ले से भी होता है, बट फर्क क्या है? कुछ है? जो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ आपकी आंखों से एलिमेंट को उजल कर देती है, एलिमेंट अभी भी वेब पेज का पार्ट है। इसलिए आपने देखा होगा जब विजिबिलिटी को मैंने हिडन करा था तो ब्लू वाला डिव अपनी ही जगह पे था, बट जब आप डिस्प्ले करते हैं वो वाकई में एलिमेंट को डिलीट कर देता है। करेक्ट? अब ये कहां देखने को मिलते हैं? कोई एग्जांपल? ये आपको देखने को मिलते हैं जब आप लॉगिन करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं और आप पेज आधा अधूरा पढ़ते हैं, तो आपने कभी देखा है रेड कलर में जो एरर मैसेजेस आते हैं वो कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? दो तरह से। एक, एरर मैसेज पहले से पेज पे रहता है, उसको हाइड करके रखा जाता है, आपने कुछ गलती करी है तो सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की मदद से उसको विजिबल कर दिया जाता है। दूसरा, एरर मैसेज होता ही नहीं है, आपने अगर कुछ गलती करी है तो एरर मैसेज डायनेमिकली डिस्प्ले की मदद से करा जाता है इंसर्ट। भाई डिस्प्ले नन से अगर हटता है तो किसी से आता भी होगा। करेक्ट? ठीक, अब आपको मैं अमेजोन पे लेकर चलता हूं। अमेजोन पे देखिए क्या हो रहा है, डिस्प्ले लगा है कि विजिबल लगा है? ये रहा अमेजोन। अपन अमेजोन पे, इस समय मैं लॉग्ड इन नहीं हूं तो मैंने साइन इन बटन पे क्लिक करा, मेरे सामने लॉगिन पेज आया। अगर मैं कुछ ना लिखकर कंटिन्यू पे क्लिक करूं तो एरर आएगी, रेड कलर में आएगी। ये एरर लाने का काम जावास्क्रिप्ट का है, राइट? क्योंकि ये एरर आ रही है बटन के क्लिक पे। आप तो बताइए सीएसएस कौन सी लगी है, विजिबल कि डिस्प्ले? ध्यान से देखना और कंटिन्यू पे नजर रखना। डिस्प्ले लगी है। कैसे पहचाना? अगर विजिबल लगा होता तो कंटिन्यू बटन की पोजीशन अपनी जगह से हिलती नहीं। आपने नोटिस करा कंटिन्यू नीचे आ गया और इस टेक्स्ट के लिए जगह बन गई। दिस इज डिस्प्ले। हालांकि अकेले सीएसएस से नहीं होगा, दिस रिक्वायर्स सपोर्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। और ये क्या है? ये टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर को कर दिया है रेड कलर। ठीक, समझ आया? लिखो, विजिबिलिटी लिख लो, डिस्प्ले कराता हूं अगले लेक्चर में। लिखिए, द प्रॉपर्टी विजिबिलिटी, बिल्कुल सही प्रशांत, प्लेस रिजर्व रहता है विजिबिलिटी में। द प्रॉपर्टी विजिबिलिटी डिटरमाइंस क्या? एलिमेंट पेज पे होगा कि नहीं? नहीं। एलिमेंट दिखेगा कि नहीं? होगा तो डिटरमाइंस वेदर द एलिमेंट will be visible to the user or not. Whether the element will be visible to the user or not. कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? दो। क्या क्या? हिडन और विजिबल। डिफॉल्ट इज विजिबल। सेकेंड पॉइंट, इट हैज टू पॉसिबल वैल्यूज। नंबर वन, इट हैज टू पॉसिबल वैल्यूज। पॉइंट नंबर टू का नंबर वन, विजिबल, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू, this is the default value, which makes the element visible, which makes the element visible. Number two, hidden, the element disappears but still the element disappears but still remains present on the page. The element disappears but still remains present on the page. एग्जाम्पल पूरा आपसे शेयर हो जाएगा, सिर्फ विजिबिलिटी कैसे लिखते हैं उसके लिए सीएसएस उतार लीजिए।
हो गया। आइए कल 8 बजे कल लेते हैं इससे आगे डिस्प्ले, और कल चलेंगे सीएसएस के लास्ट पार्ट पे, दैट इज लेआउटिंग, पोजिशनिंग। उसके बाद शुरू हो जाएगी आपकी जावास्क्रिप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रशांत डिस्प्ले पे आएगा वो क्वेश्चन, डिस्प्ले आने दो, डिस्प्ले आने दो, डिस्प्ले में ही सीखेंगे अपन, कल के लेक्चर में आएगा। ओके राजेश लैपटॉप ले आओ।